वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर जो है आपके सामने में है। चैप्टर है साझेदारी फर्म का विघटन 2 और इसी में लिखा हुआ है साझेदार का दिवालिया होना। बहुत दिनों से इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं बना पा रहा था समय के अभाव में। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझाते हैं आपको कि ये चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, और ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म 2 और यही है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, साझेदार का दिवालिया हो जाना। इसको आप सबसे पहले तो अपने भाषा में समझिए ये होता क्या है, ठीक है, फिर हम किताब की भाषा पर आएंगे। यहाँ पर देखिए हम एक आंकड़ा ले लेते हैं। मान लो 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। तो ए की पूंजी है मान लो 50,000, बी की पूंजी है 50,000, सी की पूंजी है 50,000। अब यदि हम किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, मान लो सी का ही हम नाम सी की बात कर लेते हैं। यदि आपका नाम सी है ना, तो आपकी पूंजी लगी हुई है 50,000। आपको घर में कोई काम आ गया होगा, आपने बिजनेस से निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 50,000 तो आपने निकाल ही लिया, ठीक है ना। आपने अपनी पूंजी पूरी निकाल ली। इसके अलावा जो है ना, और आपको और जरूरी पड़ गया होगा तो आपने बिजनेस से कह के जो है आपने और निकाल लिया, मान लो 20,000। तो आपकी पूंजी थी 50,000, आपने निकाल लिया कितना? आपने निकाल लिया 70,000। तो आपका पूंजी माइनस में कितना गया? आपका पूंजी माइनस में गया 20,000। ये जो पूंजी माइनस में है 20,000, ये आपको लाके घर से देना है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप कुछ दिनों के बाद, आजकल करने के बाद यदि आप यह 20,000 रुपया नहीं पे कर सकते हैं ना, आप नहीं दे पाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, तो जो ए और बी है वह आपके ऊपर फोर्स डाल रहा होगा कि यह 20,000 रुपया जल्द से जल्द जमा करो। लेकिन आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही खराब है, नाजुक है, आप पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं साझेदार का दिवालिया होना। यहाँ पर ए भी नहीं बल्कि सी दिवालिया हो गया है, ठीक है। सी का दिवालिया हो जाना, सी दिवालिया हो गया मतलब सी जो है ना अपनी पूंजी की कमी को वापस ला कर देने में असमर्थ है, वह नहीं दे पा रहा है। इसी को बोलते हैं साझेदार का दिवालिया हो जाना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि सी तो दिवालिया हो चुका है, सी की जो पूंजी की कमी है 20,000, वो लाने में समर्थ हो तो दे ही नहीं पाएगा। तो इस कमी को कौन पूरा करेगा? आपको इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ समझ में आ गया होगा। पूरा समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उसके बाद फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब हम किताब पर आते हैं। किताब क्या कहता है? किताब कह रहा है कि जब कोई साझेदार अपनी पूंजी की कमी या पूंजी खाते के डेबिट शेष लाने में असमर्थ होता है अथवा उसकी संपत्ति से इतना प्राप्त नहीं होता है कि वह अपने दायित्वों विशेषकर पूंजी की कमी को पूरा कर सके, तो ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो पार्टनर्स होते हैं ना, उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो यही इसका अभिप्राय है, यही इसका अर्थ है, यही इसका मीनिंग है। आगे है जो हमने कहा आपको, जो सी का पूंजी का कमी था 20,000, उसको कौन पूरा करेगा? तो आइए उसके बारे में देखते हैं। कहता है कि दिवालिया साझेदार की कमी को पूरा करना। तो इसमें 2 एक्ट लागू होता है। एक होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एक होता है 1903 में जो है ना इस मुकदमे की सुनवाई हुई थी। क्या हुई थी? आइए हम इसको पूरा समझते हैं। एग्जाम में खास करके इसे एक थ्योरी आता है क्वेश्चन में। उस थ्योरी का नाम है गार्डनर बनाम मर्रे सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, अतः किसी साझेदार के दिवालिया होने की स्थिति में फर्म की समाप्ति होने वाली कमी, फर्म की संपत्ति में होने वाली कमी या दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा करने का दायित्व अन्य सभी पार्टनर्स का होता है। यदि कोई दिवालिया हो जाता है, जो बच गया ना, वह उसकी पूंजी की कमी को पूरा करेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो शेष पार्टनर्स हैं, जो दिवालिया नहीं हुए हैं, उसको बोलते हैं सक्षम पार्टनर्स। वह उस कमी को किस अनुपात में पूरा करेगा? तो 1903 से पहले जो यह कानून बना था 1903, उससे पहले कहा गया है कि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शेष साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में पूरा करते थे। मतलब यदि कोई पार्टनर्स दिवालिया हो गया, मान लो ए बी सी दिवालिया हो गया, तो जो ए और बी बच गया ना, तो ए बी क्या करेगा? अपनी पूंजी के अनुपात में सी की कमी को पूरा करेगा। परंतु जो गार्डनर है मर्रे है नामक प्रसिद्ध मुकदमे के फैसले के अनुसार
दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को सूक्ष्म साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे। मतलब इस विवाद में निर्णय दिया गया, फैसला दिया गया गार्डनर बनाम मर्रे में कि जो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी है वह जो सक्षम पार्टनर्स है वह अपनी पूंजी के अनुपात में पूरा करेगा। अब आपके मन में बार बार प्रश्न आ रहा होगा कि ये गार्डनर क्या है, मर्रे क्या है। तो आइए हम आपको बहुत ही सिंपल ढंग से समझाते हैं गार्डनर क्या है, मर्रे क्या है। 3 पार्टनर्स है भाई, अभी हमने एग्जाम्पल लिया, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। यहाँ पर भी 3 पार्टनर्स था, एक का नाम था गार्डनर, दूसरे का नाम था मर्रे और तीसरे का नाम था विल्किंग्स। तो सिर्फ नाम है, आपको यह उलझना नहीं कि गार्डनर क्या होता है, मर्रे क्या होता है। चूँकि नाम है, ये इंग्लैंड के जो है ना पार्टनर्स थे, तो नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है विदेशी नागरिक का। तो ये गार्डनर जो है आदमी का नाम है, मर्रे भी आदमी का नाम है, विल्किंग्स भी आदमी का नाम है। जैसे हमने कहा कि ABC, वैसे ही 3 पार्टनर्स थे, गार्डनर, मर्रे और विल्किंग्स। विल्किंग्स दिवालिया हो जाता है, विल्किंग्स दिवालिया हो गया तो तीनों में झगड़ा हो गया कि जब विल्किंग्स जो दिवालिया हो गया है तो इसकी पूंजी की जो कमी है कौन पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा। तो तीनों ने क्या किया, ये दोनों ने क्या किया, कोर्ट में जाके केस कर दिया विल्किंग्स के ऊपर। इसकी कमी को कौन पूरा करेगा, कैसे पूरा किया जाएगा। तो इसी जो है ना कोर्ट की सुनवाई में जो है एक जज थे, उसका नाम था जोयस। तो जोयस ने जो है 1903 में जो है इस मुकदमे की सुनवाई किया और फैसला दिया, और उसने कहा कि जो दिवालिया हो गया है उसकी पूंजी की कमी को जो सक्षम पार्टनर्स है ना वह अपने पूंजी के अनुपात में पूरा करेगा। किस अनुपात में पूरा करेगा, पूंजी के अनुपात में पूरा करेगा। और पूंजी कैसी होनी चाहिए, तो पूंजी जो है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना वो पूंजी, मतलब दिवालिया होने के ठीक पहले जो पूंजी बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी पूंजी के अनुपात में वह दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को पूरा करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि गार्डनर क्या होता है, मर्रे क्या होता है और विल्किंग्स क्या होता है। ठीक है, आइए इस मुकदमे का जो है कुछ पॉइंट्स हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और वो एग्जाम नहीं, ये सवाल में जो है सवाल को सॉल्व करते समय जो है ये सारे पॉइंट काम आते हैं। तो पहला पॉइंट है, विवाद का जो निर्णय था, जोयस ने क्या मुकदमा का जो फैसला दिया वो क्या था। कहा गया है कि वसूली की हानि को सभी साझेदार लाभांश अनुपात में, मतलब कहा गया है कि यदि किसी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है तो ऐसे कंडीशन में कहा गया है कि वसूली की हानि को सभी साझेदार लाभांश अनुपात में बांटना चाहिए। ठीक है, इसके विपरीत किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को सूक्ष्म पार्टनर्स उनके पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, पूंजी का अनुपात उस पूंजी के आधार पर निकाला जाएगा जो विघटन से पहले ठीक बैलेंस शीट में दिया हुआ है। अब है कि जब पूंजी अस्थायी हो, फिर है जब पूंजी फ्लैक्चुएशन अर्थात परिवर्तनशील हो। तो ऐसे कंडीशन जब अस्थायी हो तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है आपको, जो भी बैलेंस शीट पूंजी दिया हुआ है उसी को पूंजी मान लेंगे हम। जब परिवर्तनशील है, यदि किसी तरह का एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का मतलब होता है यदि कोई लाभ है या फिर हानि है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस लाभ हानि को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद जो पूंजी आएगी उसी पूंजी का अनुपात निकाला जाएगा। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। फिर आगे है कि सर्वप्रथम सभी सूक्ष्म पार्टनर्स अपने हिस्से की वसूली की हानि बराबर रोकर लाएंगे। मान लो कि आपका नाम ए है, आपको लॉस हो गया है 5000, तो ये जो 5000 लॉस हो गया है ना, ये आपको घर से नगद लाना है, कोई दिक्कत। और यह 5000 जैसे ही आप लाएंगे आपके पूंजी खाते में इसको जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे कहा गया कि यदि कोई विपरीत समझौता हो, यदि किसी तरह कोई एग्रीमेंट हो गया हो तो ऐसे कंडीशन में जो है पहला पॉइंट कहता है वसूली की हानि अथवा व्यवसाय की समान हानियों को सभी पार्टनर्स उनके लाभ हानि के अनुपात में बांटेंगे। सेम पॉइंट दिया हुआ है। आगे है जो सक्षम पार्टनर्स होते हैं, जो सक्षम का मतलब जो दिवालिया नहीं होते हैं, जो कैपेबल पार्टनर्स होते हैं, वसूली की हानियों को बराबर नगद लाना होगा। ठीक है, ये भी सेम पॉइंट है, दिवालिया पार्टनर्स की पूंजी की कमी को शेष पार्टनर्स पूंजी के अनुपात में बांटना चाहिए। ये भी सेम पॉइंट है, कुछ खास नहीं है इसमें, और मेरे ख्याल से और कुछ इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो आइए इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से आपको जो है समझ में आ गया होगा कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 है ये क्या होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर्स क्या होता है। यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स।